नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां एक स्कूल में सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने पर 14 छात्राओं के सिर मुंडवा दिए गए। आरोप स्कूल के ही एक टीचर पर लगा। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने सिर पर हिजाब पहना था, लेकिन उसके नीचे पहनी जाने वाली टोपी नहीं पहनी थी, जिससे उनके बाल दिख रहे थे। इसी बात से नाराज टीचर ने उन्हें आधा गंजा करवा दिया। इस घटना के बाद छात्राओं के परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामला बढ़ता देख स्कूल प्रशासन उस आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने उस आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया और माफी मांगी। लेकिन यह मामला सामने आने के बाद पूरी दुनिया चौंक गई। सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने पर इस तरह की सजा का यह पहला मामला बताया गया। इसी वजह से मानवाधिकार संगठनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और उन लड़कियों के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला बढ़ता देख स्कूल प्रशासन ने लड़कियों के बाल मुड़वाने के आदेश देने वाले उस टीचर को सस्पेंड कर दिया और उनके परिजनों से लिखित माफी भी मांगी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल का बताया गया। आरोप लगा कि जिन 14 छात्राओं के बाल मुंडवाए गए, उन्होंने हिजाब के नीचे पहनी जाने वाली टोपी नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से उनके बाल दिख रहे थे। और इसी बात से स्कूल के टीचर इतने नाराज हुए कि उन्होंने छात्राओं को आधा गंजा कर दिया। इंडोनेशिया के कुछ स्कूलों में छात्राओं के ड्रेस कोड में हिजाब अनिवार्य है। खास बात यह कि हिजाब का ये नियम सभी धर्मों की छात्राओं पर लागू है। उधर पाकिस्तान सरकार के बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रातों रात लिए गए इस फैसले के बाद वहां की जनता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। इस दौरान जब वहां की बिजली कंपनियों ने बिल का भुगतान न करने वालों के घरों से मीटर हटाने की कोशिश की तो वहां हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से सामने आए एक वीडियो में तो बाकायदा एक मस्जिद से यह ऐलान तक किया गया कि वहां के लोगों को बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं। और यह धमकी भी दी गई कि अगर बिजली कंपनियों ने मनमाना बिल वसूलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। मीरपुर से सामने आए इस वीडियो में वहां की एक मस्जिद में लोगों से महंगे बिल न भरने की अपील की गई। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस दौरान ये धमकी भी दी गई कि अगर वहां रहने वाले एक भी शख्स के घर की बिजली काटी गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। मस्जिद से यह भरोसा भी दिया गया कि अगर किसी के घर की बिजली काटी गई तो उसे दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी भी मस्जिद एसोसिएशन की होगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के बिलों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका बोझ वहां की जनता के कंधों पर आ गया। जिसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। कराची, पेशावर और लाहौर जैसे इलाकों में तो लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो इतने महंगे बिलों का भुगतान नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आए कई वीडियो में लोग महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहां से आए एक वीडियो में तो कुछ लोगों ने बिजली विभाग की एक गाड़ी को ही घेर लिया। इसके अलावा वहां की मस्जिदों से पाकिस्तान की सरकार को भी जमकर कोसा गया। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक बिजली के दाम बढ़ाए जाने से वहां हंगामा मच गया और लाखों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। और वहां हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों ने महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर खुदकुशी करने की धमकी देनी तक शुरू कर दी। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी महंगे बिजली बिल से तंग आकर रेल की पटरी पर जान देने के इरादे से खड़ा नजर आया और उसने इसके पीछे की वजह अपने नाम पर आए हजारों के बिजली के बिल को बताया। 12,000 का बिल में गरीब आदमी कितों भरेगा? यही नहीं, वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो कुछ लोग पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अंग्रेजों के शासन से भी बदतर बताते नजर आए। वहां की सरकार ने अचानक बिजली के दाम में 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम शहरों में भूचाल आ गया। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी तो महज ट्रेलर है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान की सरकार जल्द ही वहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी भारी इजाफा करने वाली है। मतलब पहले से करा रही पाकिस्तान की जनता पर अभी महंगाई का डबल अटैक होना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने आशंका जताई कि पाकिस्तान में जल्द ही पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि अनुमान के मुताबिक वहां पेट्रोल का दाम करीब 10 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान की जनता अब बिजली के बाद पेट्रोल की वजह से खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वहां के मीडिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला भी सरकार जल्द ही सुना देगी।
आशंका जताई गई कि पाकिस्तान अपने खाली खजाने को भरने के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है ताकि वो खुद को कंगाल होने से बचा सके। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई। मिलने के कुछ ही मिनटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सीक्रेट दस्तावेज चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। मतलब इमरान खान की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 22 दिनों से वो तोशाखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान की अटक जेल में बंद थे। हालांकि इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इमरान खान को जमानत दे दी। लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेजों की चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इमरान खान पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार की सीक्रेट जानकारियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। और सबूत के तौर पर इमरान खान ने अपनी रैली में उन सीक्रेट दस्तावेजों को भी दिखाया था, जिसे देशद्रोह करार देते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान को सरकारी गवाह बना दिया। लेकिन तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को जमानत पर शहबाज शरीफ भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर अपनी भड़ास निकाली और इमरान खान को जमानत दिए जाने के फैसले को पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था का काला अध्याय बता दिया। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के करीबी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर जमानत देने का ये फैसला लिया। इमरान खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें मिले तोहफों को बेचने का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की जिला अदालत ने 5 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया था और 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। तोशाखाना मामले में ही दोषी पाए जाने पर इमरान खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस बीच जिस तरह इमरान खान को एक मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, वैसे ही उनकी समर्थक वकील को एक रोज पहले ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम मजारी नाम की महिला वकील को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि देशद्रोह के मामले में उन्हें जमानत मिली थी और रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन रिहाई के करीब 3 घंटे बाद ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर इस्लामाबाद की जेल में भेज दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ईमान मजारी पर इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच पूरी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील ईमान मजारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेहद करीबी मानी जाती हैं। इमरान के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने लगातार शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद में 19 अगस्त को हुई एक रैली के बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उधर पाकिस्तान की अटक जेल में बंद इमरान खान को मिल रही सुविधाओं पर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। जेल में इमरान को मिल रही सुविधाओं की जानकारी अटक जेल के अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट में सामने आई, जबकि इमरान खान के वकील शुरुआत से ये आरोप लगाते आए थे कि अटक जेल में इमरान को जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी गई। लेकिन जेल प्रशासन ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में जो ब्यौरा दिया, उससे सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अटक जेल में इमरान की मांग पर एक शानदार बिस्तर, कुर्सी और एक एयर कूलर तक दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने सेल में कुरान, किताबें और अखबार दिए जाने की डिमांड भी की थी, जो पूरी हो गई। साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन्हें जेल का खाना नहीं बल्कि देसी घी में पका मीट दिया जाने लगा। मतलब इमरान खान को अटक जेल में वो सारी सुविधाएं दी जाने लगी जिनकी उन्होंने मांग की थी। इससे पहले इमरान के घर वालों ने उन्हें जहर दिए जाने की आशंका जताते हुए घर से खाना भेजने की इजाजत भी मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर घात लगाकर गोलीबारी की, जिससे उन्हें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। वहां के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हमले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिणी जिलों में बीते कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें कई पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इससे पहले 20 अगस्त को भी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी। उधर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में भारी बारिश और तूफान ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां की नदियों में उफान आ गया और कई इलाकों में रेल सेवा ठप हो गई। वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वहां की नदियों में बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। बिजली की रफ्तार से बहता नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकलने को बेताब दिखा और ऐसा लगा मानो वो उफनती नदियां सब कुछ निगलने पर आमादा हों। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। हालात बिगड़ते देख कई इलाकों को खाली करवा लिया गया और वहां की रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया। इस बीच इटली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से बेहाल हो गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसता नजर आया।
और उसके बीच रेस्क्यू टीम लोगों को वहां से निकालती दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में घर के बाहर मलबे का ढेर लगा नजर आया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां पत्थरों की बारिश हो गई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां की सड़कों पर मटमैला पानी बहता दिखा। भारी बारिश के बाद वहां हर तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया और उसी पानी के बीच से होकर एक गाड़ी जोखिम भरा सफर करती दिखी। इटली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से घटनाओं की वजह से कोहराम मच गया, क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह बंद करने पड़ गए तो कई इलाकों से तो सड़कें ही गायब हो गई। उधर भूकंप के जोरदार झटकों से इंडोनेशिया की धरती कांप गई, जिसके बाद वहां के लोग खौफ से भर गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता 7 बताई गई, जिसके बाद वहां के प्रांत बाली में दहशत फैल गई। भूकंप इतना जोरदार था कि सब कुछ हिलने लगा। कई जगह पर सामान बिखरा भी नजर आया। लोग अपने घरों से भागते दिखे, जो जहां था वहां से जान बचाने के लिए भागने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। दफ्तर हो, दुकान, मॉल या एयरपोर्ट, सब जगह से लोग निकलकर बाहर की तरफ खुले में आ गए, जिसके बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोग डरे सहमे नजर आए। भूकंप की तीव्रता नापने वाली एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में रहा, जिसकी वजह से सुनामी का कोई खतरा नहीं। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूपी पुलिस ने वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया कि वहां की एक महिला वकील पर दर्ज मुकदमे के विरोध में वकीलों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक उसने वकीलों को समझाने और जैम खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों को तितर-बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया और पुलिस ने वकीलों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन पर जमकर डंडे बरसाए गए। इस दौरान महिला वकीलों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गईं। इस दौरान एक वकील भागते हुए गड्ढे में गिर गया, लेकिन पुलिस के डंडे उस दौरान भी उस पर बरसते रहे और उसे बचाने की कोशिश करती दिखी एक महिला वकील को भी पुलिस कर्मियों ने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि ये पूरा मामला वहां की एक महिला वकील पर केस दर्ज होने से जुड़ा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी महिला वकील एक पुलिसकर्मी के नाम वाले बैज को वर्दी से उखाड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। उधर कर्नाटक के हावेरी में पटाखों के एक गोदाम में आग लग गई, जिससे उसमें रखे करीब 1 करोड़ रुपए के पटाखे जलकर राख हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस गोदाम से धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसे देखकर वहां हड़कंप मच गया। तस्वीरों में दूर से ही उस गोदाम से आग की लपटें उठती दिखी, जिन पर दमकल की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार करती नजर आईं। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि आग से उस गोदाम में रखे करीब 1 करोड़ के पटाखे जलकर राख हो गए और यही वजह रही कि उस गोदाम से कई घंटों तक धुआं उठता रहा। इसके साथ ही वहां खड़ी 3 गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त उस गोदाम में आग लगी वहां कोई मौजूद नहीं था। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना से मारपीट का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 3 लोग एक बुजुर्ग और उनके बेटे पर लाठी से हमला करते दिखे। पुलिस के मुताबिक उनके बीच पैसे के लेन देन पर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। वो तीनों आरोपी लाठियों से बुजुर्ग और उनके बेटे को पीटने लगे। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लाठी की मार से बचने के लिए वो दोनों भागते नजर आए। हालांकि बाद में उस बुजुर्ग और उनके बेटे ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में पिटाई कर रहे 2 लोगों से उस बुजुर्ग ने कुछ दिन पहले रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वो वक्त पर नहीं चुका सके और उसी वजह से विवाद हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग पर लाठी से हमला कर दिया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक फुटबॉल क्लब के कुछ समर्थकों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक वहां 2 लोगों के बीच फुटबॉल मैच को लेकर बहस शुरू हुई थी और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों में झड़प होने लगी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्टोरेंट में 2 लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान कुछ लोग उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश करते नजर आए। इसी बीच उस आदमी के साथी भी पहुंच गए। उन लोगों ने उस लड़के पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। लेकिन वो आदमी और उसके साथी उस लड़के पर लगातार वार करते रहे, जिसकी वजह से वो लड़का जमीन पर गिर गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया गया कि आरोपी दिन दहाड़े उस यूनिवर्सिटी में घुसा और उसने वहां फायरिंग कर दी, जिसमें एक प्रोफेसर की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन फायरिंग की इस घटना से उस यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया और गोलियों की आवाज सुनते ही बच्चे वहां से भागने लगे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ बच्चे उस यूनिवर्सिटी की खिड़कियों से कूदते नजर आए। वहीं फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस की कई गाड़ियां फौरन वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने तलाशी कर उस आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि वो आरोपी बंदूक लहराते हुए उस यूनिवर्सिटी में घुस गया था और फायरिंग करने लगा, जिसमें कई टीचर और बच्चे भी घायल हो गए। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में अमेरिका में हड़कंप मच गया। नए वेरिएंट की वजह से वहां कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिला, जिसके बाद वहां के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका में कोरोना के इस नए वेरिएंट को पिरोला नाम दिया गया, जो ओमिक्रॉन का ही एक नया वेरिएंट है।
अमेरिका के मीडिया में छपी उस रिपोर्ट के मुताबिक इस नए वेरिएंट पिरोला की वजह से कोरोना के मामले 24% बढ़ गए। इस नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज मिशिगन, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया से सामने आए, जिसके बाद वहां के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। वहां के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अगस्त की शुरुआत में कोरोना संक्रमित मरीजों में पिरोला वेरिएंट के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद इनकी संख्या अचानक बढ़ गई, जिसे देखते हुए अमेरिका में एहतियात बरतने की चेतावनी जारी कर दी गई। साथ ही लोगों से एक बार फिर बूस्टर डोज लगवाने की अपील की गई। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक छात्र की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। आरोप है कि अपनी बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने वाले उस छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने बेकाबू होकर इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी और देखते देखते पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। वहां से आए एक वीडियो में सैकड़ों लोग सड़क पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में लाठियां भी दिखी। एक रोज पहले हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कुछ गाड़ियों पर भी अपना गुस्सा निकाला। हंगामा बढ़ता देख वहां पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। छात्र की बेरहमी से हत्या करने का आरोप दूसरे समुदाय के कुछ लोगों पर लगने के कारण भीड़ बेकाबू हो गई, इसलिए तनाव वाली जगह पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। क्योंकि प्रयागराज में 10वीं के उस छात्र की बीच सड़क पर बेरहमी से पीट कर हत्या की गई। आरोपों के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने उस छात्र को पीट कर मार डाला, जबकि पुलिस ने इस मामले के पीछे छात्रों के आपसी विवाद को वजह बताया और छेड़खानी से जुड़ी किसी घटना से इनकार किया। हालांकि परिवार के मुताबिक 10वीं का छात्र सत्यम अपनी चचेरी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था। उसी वक्त कुछ लड़कों ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की। आरोपों के मुताबिक बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सत्यम की जान चली गई। हैरान करने वाली ये वारदात प्रयागराज के यमुना पार्क के खीरी इलाके में हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन प्रयागराज में 10वीं के उस छात्र की बेरहमी से हत्या के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वहां तनाव के हालात बन गए और लड़के की हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मृतक छात्र के परिवार वालों के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहां से सामने आए एक और वीडियो में कई महिलाएं भी बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आईं। प्रयागराज के खीरी इलाके में उस लड़के की हत्या के विरोध में काफी देर तक प्रदर्शन होता रहा। रात भर रुके रहेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन न्याय। इस बीच वहां हंगामा बढ़ता देखकर लोगों को समझाने के लिए पुलिस के अधिकारी भी सड़क पर बैठ गए। आरोप है कि बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने वाले 10वीं के उस छात्र की दूसरे समुदाय के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद उस छात्र की हत्या के 5 आरोपियों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने खीरी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि आरोप है कि प्रयागराज के यमुना पार इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर उस छात्र की हत्या की गई और हत्या का आरोप वहीं के दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा। मृतक छात्र की बहन का आरोप है कि आरोपियों के साथ गांव के प्रधान मोहम्मद यूसुफ ने भी उसकी पिटाई की। उसने पूरा मर्डर कराया है और इस मर्डर का जवाबदार हुआ है, उसके भांजे, उसके भतीजे, उसके लड़के हैं। आरोपों के बाद प्रयागराज पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी ग्राम प्रधान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस घटना को छात्रों के बीच आपसी विवाद बताया। स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। प्रयागराज में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। उधर रूस ने साफ कर दिया कि बागी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में पुतिन नहीं जाएंगे। पिछले हफ्ते रूस में एक विमान हादसे में येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई थी और अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पुतिन येवगेनी प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। हालांकि जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, उस कब्रिस्तान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। येवगेनी प्रिगोजिन कई सालों तक पुतिन के बेहद खास रहे। उन्होंने यूक्रेन जंग में पुतिन के कहने पर ही अपने लड़ाकों को उतारा था, लेकिन जून में मॉस्को में उनके विद्रोह के बाद सारी चीजें बदल गईं। येवगेनी प्रिगोजिन दोस्त से पुतिन के दुश्मन बन गए, जिसके 2 महीने बाद यानी पिछले हफ्ते उनकी उस विमान दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि उनका अंतिम संस्कार कब और कहां होगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने ज़ापोरिज़िया में रूसी पुलिस के ठिकाने पर ड्रोन से भीषण हमला कर दिया। यूक्रेन ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसका एक ड्रोन उस पुलिस ठिकाने पर गिरता दिखा। ड्रोन का निशाना इतना सटीक था कि वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई भयानक ब्लास्ट हो गया हो। इस हमले से पहले का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला उस पुलिस ठिकाने के पास जाती दिखी। ऐसे में अगर वो महिला एक कदम भी इधर उधर होती तो वो ड्रोन हमले की चपेट में आ सकती थी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने खतरनाक ड्रोन से रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया में मौजूद उस पुलिस ठिकाने को तबाह कर दिया।
उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रूस ने एक नई लेजर गन बना डाली। बताया गया कि रूस ने जो लेजर गन बनाई वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पलक झपकते ही आत्मघाती ड्रोन को भी मार सकती है। यानी रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों का तोड़ निकाल लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज पर ड्रोन हमले और ज्यादा तेज कर दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले अब जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि क्राइमिया में भी यूक्रेन ने कहर ढा दिया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन ने बीते 2 दिन में क्राइमिया पर 42 ड्रोन हमले किए। हालांकि रूस ने उन ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। बताया गया कि ड्रोन हमलों से बचने के लिए ही रूस ने लेजर गन बना डाली, जो आसमान में उड़ते आत्मघाती ड्रोन पर भी सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर कर सकती है। इधर हरियाणा के पंचकुला से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार एक डॉक्टर को करीब 50 मीटर तक घसीटती ले गई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो डॉक्टर उस कार के बोनेट पर लटका नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोगों की उस डॉक्टर से बहस होती दिखाई दी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उनमें मौजूद एक आदमी ने उस डॉक्टर को कार से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो कार के बोनेट पर लटक गया। ओ भाई! लेकिन किसी के कुछ समझने से पहले ही उस आदमी ने कार दौड़ा दी, जिसकी वजह से करीब 50 मीटर तक वो डॉक्टर सड़क से घिसटता चला गया, जबकि कुछ लोग उस कार के पीछे भागते नजर आए। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना में वो डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली में जन्मदिन की पार्टी के दौरान एक लड़के की हत्या का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। मरने वाले लड़के की पहचान फुरकान के रूप में हुई, जिसकी उम्र 30 साल बताई गई। पुलिस के मुताबिक वो लड़का दरियागंज इलाके में किराए के एक मकान में रहता था और उसी मकान से पुलिस को उसका खून से लथपथ शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि फुरकान उस मकान में अकेला रहता था, जहां घटना वाली रात उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर पार्टी की थी, और दावा है कि उसी दौरान किसी बात पर उसका उनसे झगड़ा भी हुआ था। लोगों ने शक जताया कि उसकी हत्या पार्टी के दौरान रात को ही कर दी गई, क्योंकि पुलिस के पहुंचने तक वहां पड़ा खून सूख चुका था। खून सूखा हुआ पड़ा था और क्या नाम है औंधा था, और लगता था कि मतलब कल रात का बेचारा वो मरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक फुरकान पर चाकू से वार कर हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ कर हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। इस बीच महाराष्ट्र के जलगांव से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई और उस इमारत के ढहते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जैसे ही वो इमारत गिरी उसके नीचे कई लोग फंस गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, जिसे देखकर वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने वहां से 3 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, जबकि एक महिला का शव बरामद किया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक महिला के दिमाग में सांप में पाए जाने वाला एक कीड़ा रेंगता नजर आया और डॉक्टरों ने जैसे ही इसे देखा वो दंग रह गए, क्योंकि दुनिया में ऐसा मामला पहली बार सामने आया जब किसी इंसान के दिमाग में इस तरह का कीड़ा पाया गया। और जब डॉक्टरों ने न्यू साउथ वेल्स की रहने वाली उस महिला के दिमाग की जांच की तो उसमें लाल रंग का वो कीड़ा रेंगता नजर आया। बताया गया कि करीब 1 साल पहले उस महिला को डिप्रेशन और भूलने की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसके दिमाग की जांच की गई और उसे देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए, क्योंकि उस महिला के दिमाग में ऐसा कीड़ा पाया गया जो सिर्फ सांपों में पाया जाता है। डॉक्टरों को शक है कि उस महिला ने किसी सब्जी के साथ वो कीड़ा खा लिया होगा। हालांकि इलाज कर उस कीड़े को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद से उस महिला की हालत ठीक बताई गई। इस बीच अमेरिका पहुंचने से पहले इडालिया तूफान ने कैरिबियाई देश क्यूबा में भयंकर तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा नुकसान क्यूबा के पश्चिमी हिस्से में बसे शहरों में देखने को मिला, जहां इडालिया तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही पश्चिमी क्यूबा के पिनर डेल रियो प्रांत में हुई। वहां के एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होती दिखाई दी। भयंकर तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों तरफ पानी भरने से कई जगहों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। हजारों लोग अपने घरों में कैद हो गए तो सैकड़ों लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कई गाड़ियां भी जहां तहां फंसकर बंद हो गई। इस दौरान कई इलाकों में 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे भारी नुकसान हुआ। क्यूबा में इडालिया तूफान को देखते हुए कई शहर पहले से ही खाली करा लिए गए थे और इस तूफान के बढ़ते खतरे ने अमेरिका को दहला दिया। आशंका जताई गई कि इडालिया तूफान में से अमेरिका में भारी तबाही मच सकती है, जिसे देखते हुए कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इडालिया तूफान तेजी से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान क्यूबा में तबाही मचाने के बाद मेक्सिको की खाड़ी की तरफ रवाना हुआ, जिसके बाद उसने अमेरिका का रुख किया और ये कुछ ही घंटों बाद फ्लोरिडा के नजदीक टैंपा की खाड़ी में पहुंच जाएगा, जहां ये भयंकर तबाही मचा सकता है। इस भीषण खतरे को देखते हुए फ्लोरिडा के गवर्नर ने राज्य में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही वहां के प्रशासन को तूफान से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए। इस बीच फ्लोरिडा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने तूफान की लहरों से बचने के लिए रेत की बोरियां जुटानी शुरू कर दी।
इसके साथ ही लोग जरूरत की चीजें खरीदने में भी जुट गए ताकि उन्हें तूफान की वजह से अगले कुछ दिनों तक घरों से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। हाल ही में अमेरिका में आए हिलरी तूफान ने कई शहरों में भीषण तबाही मचाई थी। इधर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से हिंदू रीति रिवाज और त्योहारों को अपना रही हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई जरूरी नहीं था। ये क्यों क्या करा? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं अब नहीं कर रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने के लिए कैमरे में तो मैं अब आई हूँ। ठीक सर, मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी, तब भी मैं ये सब करती थी। जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी, तब भी मैं ये करती थी। ठीक, कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए। और इस बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भेजने के पीछे की वजह भी बताई। देखिए, राखी क्यों भेजी, क्या मकसद था? कोई मकसद नहीं था, मैंने खुद मन से भेजी, मुझे साथ को भेजी, मोदी योगी जी को भेजी, वो औरतों के लिए। किसी ने आपको बोला नहीं कि इन जगह भेज दीजिए? ना, मैंने खुद भेजी, मैंने मेरे पति ने सोच हमने खुद भेजी। मोदी जी को भेजी, योगी जी को भेजी, अमित शाह को भेजी, राहुल गांधी को भेजी? नहीं। क्यों नहीं, उनको नहीं भेजी। मतलब सिर्फ सत्ताधारियों को क्यों भेजा? जो योगी जी और मोदी जी ने कर दिखाया ना, वो किसी ने नहीं करके। और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने सचिन की पड़ोसी मिथिलेश भाटी का जिक्र भी किया। मिथिलेश भाटी पर सचिन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। वकील एपी सिंह ने दावा किया कि मिथिलेश भाटी के बयान की वजह से सीमा हैदर और सचिन बुरी तरह परेशान थे। इनकी निजी बात थी, कहना नहीं चाहिए मुझे, इतना परेशान हो गए, कहने लगे मैं क्या सर आत्महत्या कर लूं, मैं क्या कर लूं, मर जाऊं, मुझे जीने का मन, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैंने कहा शांति रख, धैर्य रख, कानून पे भरोसा रख, ऐसी क्या बात है? कोई बाहर जाता है तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हमारे परिवार वालों का भी कोई बाहर जाता है तो ये की बात करते जी मैडम कर रहे थे। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने एक बार फिर मोहब्बत के लिए भारत आने का दावा किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पिता जिंदा होते तो वो कभी हिंदुस्तान नहीं आती। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब्बू होते तो वो क्या सोचते कि बेटी यहाँ से नहीं जो आपने कदम उठाया है इतना बड़ा, वो उनको कैसा लगता? जब अब्बू होते तो मैं यहाँ आती भी नहीं, ये सचिन को भी पता है। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, इनसे मिलने की बात 10-5 दिन और बात है, मगर हमेशा के लिए मैं कभी भी नहीं आती। और इस बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने चंद्रयान की कामयाबी पर भी बात की। उन्होंने यह भी दावा किया कि लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के लिए उन्होंने व्रत तक रखा था। इस रात को हमने वीडियो देखी कि अब उतर कल शाम को मतलब 6:03 में उतरेगा, तो बहुत मतलब जज्बात बढ़ गए कि हाँ कितना क्या सीन होगा, क्या होगा। तब तो सुबह को मैंने थोड़ी सी मतलब पूजा करते हुए वीडियो बनाई, प्रार्थना करते हुए कि बढ़ती भी थी मैं। 6 बजे फिर 5 बजे हम टीवी पर बैठ गए कि भाई उतरेगा, देखेंगे लाइव। तो देखते जैसे उतरा चांद पे, तो फिर वैसे ही हमने विक्रम उतरा चांद पे, तो हमने यहीं से पटाखे मंगा के रखे थे क्योंकि पूरा विश्वास था कि उतरेगा चांद पे। तो हमने फिर छत पे जाके पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटे। और सीमा हैदर ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को होने वाले क्रिकेट मैच में वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर उनके खिलाफ गलत बातें फैलाने का आरोप लगाया। फिर आपसे कराने आप टेस्ट करा लीजिए। उधर स्पेन में पिछले हफ्ते आए विनाशकारी तूफान का डराने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक प्लेन के अंदर बैठे लोग तूफान से घबराकर बुरी तरह चीखते नजर आए, क्योंकि जैसे ही हवा में उड़ते उस प्लेन का सामना उस ताकतवर तूफान से हुआ, पूरा प्लेन कांपने लगा। इस दौरान उसमें बैठे लोग इतना डर गए कि वहां चीख पुकार मच गई। स्पेन में आया ये तूफान इतना जोरदार था कि उस प्लेन के पायलटों के सामने लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। बताया गया कि पिछले हफ्ते आए इस तूफान की वजह से स्पेन के उस इलाके में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी, जिसकी वजह से वहां 20 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां कोर्ट से कस्टडी न मिलने पर एक मां ने अपने 2 बच्चों को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। उसने अपने पति को तलाक देने के बाद बच्चों को अपने साथ रखने के लिए कोर्ट में केस किया था, लेकिन जब फ्लोरिडा की एक अदालत ने उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया तो उसने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। कोर्ट से 10 साल के अपने बेटे की कस्टडी न मिलने पर वो महिला इतनी भड़क गई कि उसने अपने बेटे और 19 साल की बेटी को गोली मार दी। इसके बाद उसने उसी पिस्तौल से खुद की भी जान ले ली। फ्लोरिडा की इस महिला ने पति से तलाक लेने के बाद बेटे को साथ रखने की पूरी कोशिश की थी। वो बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट तक गई, लेकिन जब कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी तब उसने अपना परिवार खत्म कर दिया।
बाद में उस महिला के पूर्व पति ने सोशल मीडिया पर अपने बच्चे की तस्वीर पोस्ट की और साथ ही इस घटना पर अपना दर्द जाहिर किया। इस बीच अफ्रीकी देश नाइजर की सैन्य सरकार ने फ्रांस के दूतावास में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी। एक दिन पहले ही नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी किया, जिसके अगले ही दिन नाइजर की सेना ने फ्रांस के दूतावास की बिजली काट दी। साथ ही उसने पानी की सप्लाई भी रोक दी ताकि वहां के राजदूत और दूसरे अधिकारी जल्द से जल्द अपने देश चले जाएं। नाइजर की सेना अब कुछ घंटे भी फ्रांस के अधिकारियों को अपने यहाँ रहने की इजाजत देने के मूड में नहीं है। उसका आरोप है कि नाइजर की बदहाली के लिए फ्रांस ही जिम्मेदार है। अफ्रीकी देश नाइजर पर 1960 तक फ्रांस का शासन रहा था, लेकिन माना जाता है कि उसके बाद भी वहां जितनी भी सरकारें बनी वो फ्रांस और अमेरिका के इशारे पर ही चलती रही। इसी वजह से वहां के लोगों में फ्रांस को लेकर गुस्सा देखा गया। हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद वहां के कई शहरों में न सिर्फ फ्रांस का विरोध किया गया बल्कि उसके झंडे भी जलाए गए। नाइजर की सेना के मुताबिक वहां अब भी फ्रांस के करीब 2000 सैनिक मौजूद हैं। इधर मध्य प्रदेश के देवास से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो दाईं ओर मुड़ रही थी और तभी वो कार सड़क से उतरकर दुकान में जा घुसी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो कार सड़क से जाती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो अपनी दाईं ओर मुड़ी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क के किनारे मौजूद दुकान में घुस गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त उस मोटरसाइकिल के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। उधर मुंबई में जमीन के लिए मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने मंत्रालय भवन के अंदर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई किसान मंत्रालय भवन की पहली मंजिल पर सुरक्षा के लिए लगाए गए जाल पर कूद गए। किसानों ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जमीन ले ली, लेकिन उसके बदले में उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ किसान बैनर पोस्टर लेकर मंत्रालय भवन की पहली मंजिल पर लगे जाल पर हंगामा करते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई। हालांकि जाल पर जाकर किसानों को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के जवान किसी तरह उन किसानों के पास पहुंच गए। इसके बाद उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उन किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों की मांगों पर जल्द कदम उठाने का भरोसा दिया। उनके जो मुद्दे हैं, उनके प्रश्न हैं, उसका आढावा लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा। उसमें पुलिस कई किसानों को हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस थाने ले गई। इधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार 4 साल के बच्चे को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बच्चा काफी दूर तक घिसटता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा उस मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में फंसा नजर आया, जबकि वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल को रोकने के बजाय उस बच्चे को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। इस हादसे में वो बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उस बच्चे की जान चली गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही रूस की तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वहां से सामने आए एक वीडियो में तेज धमाके के साथ आग का ऐसा गोला उठता नजर आया, जिसे देखकर लगा मानो एक साथ कई बम विस्फोट हो गए हों। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने हमला करने से पहले ही रूस की तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक यह हमला खार्किव में किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अपनी एक खास बटालियन को मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूस की तरफ से यह फैसला तब लिया गया जब जापोरिजिया में यूक्रेन की सेना ने उसके कब्जे से एक और गांव को आजाद करा लिया, और इसीलिए पुतिन ने अपनी उस ताकतवर बटालियन को यूक्रेन में उतार दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना जापोरिजिया के कुछ हिस्सों में रूसी फौज को पीछे खदेड़ते हुए आगे बढ़ गई और उसने रूस के कब्जे से अपने कुछ इलाकों को आजाद भी करवा लिया। लेकिन बताया गया कि यूक्रेन का प्लान रूस की सेना को 2 हिस्सों में बांटने का है, ताकि जोरदार हमले कर रूस के कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाया जा सके। खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ही पुतिन ने अपनी उस खास बटालियन को मैदान में उतारने का फैसला किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियार भेजे जाने की खबरों पर रूस भड़क गया, जिसके बाद रूस ने पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। जबकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर रूस ने उसे हजारों टन गेहूं और तेल की मदद की थी। लेकिन रूस का मानना है कि पाकिस्तान ने उससे मदद लेने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने घातक हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजे ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल पाए। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही रूस को लगी, वो आग बबूला हो गया और उसने पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान की सरकार इस धमकी के बाद यूक्रेन को हथियार देने से मुकर गई। यूक्रेन की सेना की मदद करने पर पुतिन पहले से ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों पर भड़के हुए हैं और उन्हें कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं।
यही वजह रही कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ज़ेलेंस्की को मदद दिए जाने की बात सामने आई तो वो पुतिन के टारगेट पर आ गया। इधर पश्चिम बंगाल के नादिया में कुछ बदमाशों ने गहनों की एक दुकान पर डकैती के दौरान फायरिंग की, जिसमें उस दुकान के 3 कर्मचारी घायल हो गए। फायरिंग करने का हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो बदमाश भागते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। जो वीडियो सामने आया उसमें वो बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक 9 बदमाश दिन दहाड़े नादिया के राना घाट के एक ज्वेलरी शोरूम में खरीदार बनकर घुसे और वहां के सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों को बांध दिया और कुछ के साथ मारपीट भी की गई। जिसने भी विरोध किया उसे बेरहमी से पीटा गया। शोरूम के स्टाफ ने बताया कि बदमाशों ने वहां करीब आधे घंटे तक लूटपाट की और इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और वहां से भाग निकले। हालांकि उनमें 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। उधर एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि जांच के बाद वो धमकी फर्जी निकली और एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन सावधानी बरतते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। पुलिस ने बताया कि उसे ईमेल के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की जानकारी मिली थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस की कई टीमों को एयरपोर्ट भेजा गया और तलाशी अभियान चलाया गया। लेकिन जांच के बाद वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी और ईमेल करने वाले आरोपी का पता लगाने में जुट गई। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल के एएसपी दीपक शर्मा ने एक दंपति पर उनसे 51 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। इस मामले में मधु विहार थाने में केस दर्ज कर लिया गया, जिसके मुताबिक एक महिला और उसके पति ने मिलकर तिहाड़ जेल के एएसपी दीपक शर्मा से लाखों रुपए ठग लिए। दीपक शर्मा के मुताबिक रौनक गुलिया नाम की उस महिला से उनकी मुलाकात एक चैनल के शो में हुई थी, जिसके बाद उनके बीच दोस्ती हो गई। आरोप है कि रौनक गुलिया ने हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करने के नाम पर दीपक शर्मा से 51 लाख रुपए ठग लिए और इस काम में उसके पति अंकित गुलिया ने भी उसका पूरा साथ दिया, जिसके बाद से दोनों फरार हैं। मुझे अपनी लुक्रेटिव इमेज दिखाकर, रोजी पिक्चर्स दिखाकर हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड में इंट्रोड्यूस करने का झांसा दिया। दीपक शर्मा की पहचान सिर्फ जेल अधिकारी के तौर पर ही नहीं है, बल्कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। इस बीच शेयर बाजार में दबाव में कारोबार होता रहा। हालांकि बाजार में भारी उथल पुथल के बावजूद बाजार हरे निशान पर बंद हुआ और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,075 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक चढ़कर 19,342 पर बंद हुआ। इस दौरान यूटिलिटी, मेटल, पावर और कमोडिटी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से जहरीला पानी छोड़ने पर नाराज चीन के लोगों ने चीन में जापान के दूतावास पर पथराव कर दिया, क्योंकि चीन ने आरोप लगाया कि जापान ने फुकुशिमा परमाणु प्लांट से कई लाख मीट्रिक टन जहरीला पानी प्रशांत महासागर में छोड़ा, जिसकी वजह से चीन समेत दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ गई। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट समंदर के करीब है और प्लांट से निकलने वाला दूषित पानी समंदर में छोड़ने का फैसला किया गया है। चीन समेत कई देशों को लग रहा है कि ऐसा करने से समुद्र का पानी दूषित हो जाएगा, जिससे वहां मछलियां तो मरेंगी ही और भी कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जापान में हुए इस फैसले के बाद कई जगहों पर समुद्री जीवों को खाने पर भी बैन लगा दिया गया है। इसी बात का गुस्सा निकालने चीन के कुछ लोग जापान के दूतावास पर पहुंच गए। केवल जापान के दूतावास ही नहीं, बल्कि जापान के कुछ स्कूलों पर भी पथराव की घटनाएं हुई। इससे चीन में मौजूद जापान के लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया और चीन में अपने दूतावास पर हुए हमले पर जापान बुरी तरह भड़क गया। जापान ने चीन को नसीहत दी कि वो अपने नागरिकों को इस तरह के हमले करने से रोके, क्योंकि इस तरह के हमलों से दोनों देशों के रिश्तों में और तलखी आ सकती है। जापान ने दावा किया कि चीन में सिर्फ उनके दूतावास ही नहीं, बल्कि नागरिकों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने के बाद चीन में जापान को लेकर बेहद गुस्सा है। उन्हें यहां तक कह दिया गया कि खुले में घूमने और अपनी भाषा में बात करने से भी बचें, क्योंकि चीन ने जिस तरह फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने को मुद्दा बनाया, उसने चीन के लोगों को जापान के नागरिकों के खिलाफ नाराजगी से भर दिया। इसी वजह से अपने दूतावास पर हमला होते ही जापान ने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। इस बीच सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी अल अरबिया ने दावा किया कि चीन जल्द ही ताइवान पर कोई बड़ा हमला बोलने वाला है। इसके लिए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना को अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि ताइवान को यह डर सताने लगा कि चीन उसके इलाके में बड़े पैमाने पर घुसपैठ को अंजाम दे सकता है। अल अरबिया के मुताबिक ताइवान की सेना ने चीन की फौज के बेस कैंपों में लड़ाकू विमानों और पानी के जहाजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि ताइवान पर आसमान और समंदर दोनों रास्ते हमला हो सकता है और इसी वजह से ताइवान ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। ताइवान ने आशंका जताई कि चीन उसके खिलाफ किसी बड़ी प्लानिंग में जुटा हुआ है, जिसे अंजाम देने के लिए उसने ताइवान की सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया की सबसे ताकतवर तोप बनाने का दावा किया। बताया गया कि चीन की यह तोप इतनी ज्यादा खतरनाक है कि करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोले दाग सकती है। यानी इसके इस्तेमाल का मतलब ही होगा भारी तबाही।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली तोप के परीक्षण का दावा किया। इस बाहुबली तोप ने 124 किलोग्राम के गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दागकर अपनी ताकत दिखाई। दावा किया गया कि ये तोप 3540 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोले दाग सकती है, इसीलिए चीन ने इसे भविष्य का हथियार बता दिया। खबर के मुताबिक चीन की नौसेना के एक जंगी जहाज पर इस शक्तिशाली तोप की तैनाती की गई ताकि समंदर में इसकी ताकत को परखा जा सके। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि 2 रोज पहले एक बच्चे का अपहरण किया गया था, जिसे पुलिस ने छुड़ा लिया था, लेकिन इस दौरान अपहरण करने वाले बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस की एक टीम दिन रात जुटी थी। पुलिस के मुताबिक उस बच्चे का अपहरण करने वाले एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस अपहरण कांड में शामिल कुछ बदमाश फरार बताए गए। रामवीर तथा गोविंद अभी फरार चल रहे हैं, जल्द ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए बदमाश ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान वो बदमाश घायल हो गया। इस बीच बिहार के जहानाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां जिला अदालत में हत्या के एक आरोपी के अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बदमाशों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और हत्या के उस आरोपी को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या का वो आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने उसके अपहरण की कोशिश की। लेकिन कोर्ट में मौजूद 2 पुलिस कर्मियों ने अपहरण करने के इरादे से पहुंचे बदमाशों को खदेड़ दिया और उनके चंगुल से उस आरोपी को बचा लिया। हमको बचाना इसको था, एटलीस्ट इसको तो बच जाए। बताया गया कि 7 आरोपियों ने कोर्ट से उस आरोपी के अपहरण की कोशिश की, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। उधर उत्तर कोरिया की परमाणु युद्ध की धमकी के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने समंदर में बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की। दोनों देशों के सैनिकों ने काफी देर तक समंदर में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया, क्योंकि किम जोंग उन लगातार दक्षिण कोरिया और अमेरिका को जंग की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए दोनों देशों ने समंदर में दुश्मन को घेर कर उसे तबाह करने का अभ्यास किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के नौसैनिक कई रबर की नावों के साथ समंदर में उतरे और जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। बताया गया कि इस मिलिट्री ड्रिल में दुश्मन की नजर से बचते हुए उसके इलाके में घुसने का भी अभ्यास किया गया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक 31 अगस्त तक चलने वाली इस ड्रिल में दोनों देशों के हजारों सैनिक हिस्सा लेंगे। बीते कुछ हफ्तों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव काफी बढ़ चुका है, क्योंकि किम जोंग उन ने कई खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण किया। लेकिन किम जोंग उन ने अमेरिका पर दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ धकेलने का आरोप लगा दिया। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने साफ कह दिया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया गैंग बनाकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिससे वहां तनाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए किम जोंग उन ने अपनी नौसेना को और ज्यादा मजबूत करने की कसम खा ली। KCNA के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल से नाराज किम जोंग उन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया। साथ ही उन्होंने परमाणु हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाने का आदेश दिया। दुश्मन देशों से बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया के नेवी डे के मौके पर किम जोंग उन ने नेवी के जवानों से खुद मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें किम जोंग उन अपने नौसैनिकों का जोश बढ़ाते नजर आए। यानी उत्तर कोरिया अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तैयारी में जुट गया। इधर हरियाणा के भिवानी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक आदमी पर अपनी 8 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने पहले अपनी बेटी की हत्या की और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी, जिसकी खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने पहले अपनी बच्ची का गला रेता और उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला। वहाँ पर मौके पर हमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर आरोपी पिता ने यह कदम उठाया। उधर पाकिस्तान के रावलपिंडी से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाशों ने सरेआम एक महिला के साथ लूटपाट की। यह घटना उस वक्त हुई जब वो महिला सामान लेकर अपने घर जा रही थी और तभी उन बदमाशों ने उसे पिस्तौल दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सड़क से जाती नजर आई। इसी दौरान एक आदमी मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचा उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इसी बीच दूसरा आदमी भी वहां पहुंच गया। उन दोनों ने उस महिला को पकड़ लिया और उससे बैग को छीनने लगे। लेकिन जब उसने विरोध किया तो वो उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगे। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी और उनका मुकाबला करती रही। तभी उनमें एक आदमी ने उस महिला को लात मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी
कोई जरूरत नहीं है। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुड लिस्ट जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। पाकिस्तान सरकार के बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रातों रात लिए गए इस फैसले के बाद वहां की जनता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। इस दौरान जब वहां की बिजली कंपनियों ने बिल का भुगतान न करने वालों के घरों से मीटर हटाने की कोशिश की तो वहां हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से सामने आए एक वीडियो में तो बाकायदा एक मस्जिद से यह ऐलान तक किया गया कि वहां के लोगों को बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं और यह धमकी भी दी गई कि अगर बिजली कंपनियों ने मनमाना बिल वसूलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। मीरपुर से सामने आए इस वीडियो में वहां की एक मस्जिद में लोगों से महंगे बिल न भरने की अपील की गई। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस दौरान ये धमकी भी दी गई कि अगर वहां रहने वाले एक भी शख्स के घर की बिजली काटी गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। मस्जिद से यह भरोसा भी दिया गया कि अगर किसी के घर की बिजली काटी गई तो उसे दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी भी मस्जिद एसोसिएशन की होगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के बिलों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका बोझ वहां की जनता के कंधों पर आ गया। जिसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। कराची, पेशावर और लाहौर जैसे इलाकों में तो लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो इतने महंगे बिलों का भुगतान नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आए कई वीडियो में लोग महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहां से आए एक वीडियो में तो कुछ लोगों ने बिजली विभाग की एक गाड़ी को ही घेर लिया। इसके अलावा वहां की मस्जिदों से पाकिस्तान की सरकार को भी जमकर कोसा गया। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक बिजली के दाम बढ़ाए जाने से वहां हंगामा मच गया और लाखों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और वहां हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों ने महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर खुदकुशी करने की धमकी देनी तक शुरू कर दी। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी महंगे बिजली बिल से तंग आकर रेल की पटरी पर जान देने के इरादे से खड़ा नजर आया और उसने इसके पीछे की वजह अपने नाम पर आए हजारों के बिजली के बिल को बताया। 12,000 का बिल में गरीब आदमी कितों यही नहीं, वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो कुछ लोग पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अंग्रेजों के शासन से भी बदतर बताते नजर आए। वहां की सरकार ने अचानक बिजली के दाम में 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम शहरों में भूचाल आ गया। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी तो महज ट्रेलर है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान की सरकार जल्दी वहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी भारी इजाफा करने वाली है। मतलब पहले से करा रही पाकिस्तान की जनता पर अभी महंगाई का डबल अटैक होना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने आशंका जताई कि पाकिस्तान में जल्द ही पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि अनुमान के मुताबिक वहां पेट्रोल का दाम करीब 10 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान की जनता अब बिजली के बाद पेट्रोल की वजह से खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वहां के मीडिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला भी सरकार जल्द ही सुना देगी। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान अपने खाली खजाने को भरने के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि वो खुद को कंगाल होने से बचा सके। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई। मिलने के कुछ ही मिनटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सीक्रेट दस्तावेज चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। मतलब इमरान खान की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 22 दिनों से वो तोशाखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान की अटक जेल में बंद थे। हालांकि इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इमरान खान को जमानत दे दी। लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेजों की चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इमरान खान पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार की सीक्रेट जानकारियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था और सबूत के तौर पर इमरान खान ने अपनी रैली में उन सीक्रेट दस्तावेजों को भी दिखाया था, जिसे देशद्रोह करार देते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान को सरकारी गवाह बना दिया। लेकिन तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को जमानत पर शहबाज शरीफ भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर अपनी भड़ास निकाली।
और इमरान खान को जमानत दिए जाने के फैसले को पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था का काला अध्याय बता दिया। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के करीबी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर जमानत देने का ये फैसला लिया। इमरान खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें मिले तोहफों को बेचने का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की जिला अदालत ने 5 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया था और 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। तोशाखाना मामले में ही दोषी पाए जाने पर इमरान खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस बीच जिस तरह इमरान खान को एक मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, वैसे ही उनकी समर्थक वकील को 1 रोज पहले ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम मजारी नाम की महिला वकील को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि देशद्रोह के मामले में उन्हें जमानत मिली थी और रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन रिहाई के करीब 3 घंटे बाद ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर इस्लामाबाद की जेल में भेज दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ईमान मजारी पर इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच पूरी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील ईमान मजारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेहद करीबी मानी जाती हैं। इमरान के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने लगातार शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद में 19 अगस्त को हुई एक रैली के बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उधर पाकिस्तान की अटक जेल में बंद इमरान खान को मिल रही सुविधाओं पर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। जेल में इमरान को मिल रही सुविधाओं की जानकारी अटक जेल के अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट में सामने आई, जबकि इमरान खान के वकील शुरुआत से ये आरोप लगाते आए थे कि अटक जेल में इमरान को जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी गई। लेकिन जेल प्रशासन ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में जो ब्यौरा दिया, उससे सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अटक जेल में इमरान की मांग पर एक शानदार बिस्तर, कुर्सी और एक एयर कूलर तक दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने सेल में कुरान, किताबें और अखबार दिए जाने की डिमांड भी की थी, जो पूरी हो गई। साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन्हें जेल का खाना नहीं बल्कि देसी घी में पका मीट दिया जाने लगा। मतलब इमरान खान को अटक जेल में वो सारी सुविधाएं दी जाने लगी जिनकी उन्होंने मांग की थी। इससे पहले इमरान के घर वालों ने उन्हें जहर दिए जाने की आशंका जताते हुए घर से खाना भेजने की इजाजत दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से, जिसने अमेरिका को पश्चिम एशिया से बाहर निकल जाने की बहुत बड़ी धमकी दे दी। ईरान ने खुलकर चेतावनी दे दी कि अमेरिका सीरिया समेत पश्चिम एशिया के दूसरे देशों से जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। यही नहीं, ईरान ने सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को पूरे पश्चिम एशिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बता दिया। ईरान और अमेरिका के बीच फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर पहले से ही तनातनी चल रही है, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि ईरान उस इलाके में उसके तेल के जहाजों को बिना वजह रोककर परेशान करता है। और इस मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान से कई बार आपत्ति भी जताई थी, लेकिन जब उसका कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने हजारों सैनिक और कई युद्धपोत तैनात कर दिए थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो इलाका है जहां से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। और इसी तैनाती पर भड़के ईरान ने अमेरिका को पश्चिम एशिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया और अमेरिका को यह चेतावनी दे दी कि वो जल्द से जल्द सीरिया समेत पूरे पश्चिम एशिया से निकल जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने 2 टूक कहा कि अमेरिकी सैनिकों की इन इलाकों में मौजूदगी से हर वक्त जंग का खतरा बना रहता है, इसीलिए पूरे पश्चिम एशिया के हित में यही है कि अमेरिका वहां से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही ईरान ने राजधानी तेहरान में मौजूद स्विट्जरलैंड के दूतावास को भी कड़ा संदेश दे दिया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से ही राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में अमेरिका अपनी हर बात स्विट्जरलैंड के जरिए ही ईरान तक पहुंचाता है। लेकिन जब अमेरिका के कहने पर स्विट्जरलैंड के राजदूत ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा उठा दिया तो ईरान आपे से बाहर हो गया और उसने स्विट्जरलैंड के दूतावास को नोटिस भेजकर अपनी आपत्ति जता दी। उधर ईरान की धमकी के बीच अमेरिका और सऊदी अरब एक बार फिर बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगे। सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि दोनों देशों की यह मिलिट्री ड्रिल अगले महीने शुरू होगी, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं अपना दम दिखाएंगी। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में ड्रोन हमलों से निपटने की ट्रेनिंग होगी। अमेरिका और ईरान के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं और ईरान लगातार शाहिद 136 और मोहाजिर 10 जैसे खतरनाक ड्रोन बना रहा है। यही वजह रही कि अमेरिका ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गया। वो सऊदी अरब की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करेगा ताकि सेना को ड्रोन हमलों से निपटने में मदद मिल सके। इससे पहले भी इसी साल मार्च में भी दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास किया था, लेकिन अब एक बार फिर दोनों अपनी तैयारियों को धार देंगे। इस बीच पाकिस्तान के रावलपिंडी से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाशों ने सरेआम एक महिला के साथ लूटपाट की। यह घटना उस वक्त हुई जब वो महिला सामान लेकर अपने घर जा रही थी और तभी उन बदमाशों ने उसे पिस्तौल दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सड़क से जाती नजर आई। इसी दौरान एक आदमी मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचा उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इसी बीच दूसरा आदमी भी वहां पहुंच गया। उन दोनों ने उस महिला को पकड़ लिया और उससे बैग को छीनने लगे, लेकिन जब उसने विरोध किया तो वो उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगे। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी और उनका मुकाबला करती रही। तभी उनमें एक आदमी ने उस महिला को लात मार दी।
जिसकी वजह से वो महिला जमीन पर गिर गई। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों बदमाश महिला का बैग, गहने और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए, जबकि वो महिला बेसुध होकर वहीं पड़ी रही। इधर चंद्रयान 3 के लैंडर का डिजाइन बनाने का झूठा दावा करने के आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी कई साल से खुद को इसरो और नासा का वैज्ञानिक बता रहा था, लेकिन उसका पर्दाफाश उस वक्त हो गया जब इसरो ने उसके सारे दावों को झूठा करार दे दिया, जिसके बाद आरोपी मितुल त्रिवेदी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आरोपी तब भी बाज नहीं आया और वो पूछताछ के दौरान भी इसरो के साथ काम करने के झूठे दस्तावेज पेश करता रहा। लेकिन उसके दस्तावेजों को फर्जी बताकर इसरो ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर लैंडिंग की, आरोपी ने लैंडर का डिजाइन बनाने का दावा करना शुरू कर दिया था। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि 2020 के चुनावों में धांधली से जुड़े एक मामले की सुनवाई के लिए वहां की कोर्ट ने अगले साल 4 मार्च की तारीख तय कर दी। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप के वकीलों ने कोर्ट से 2026 के अप्रैल महीने की तारीख तय करने की मांग की, लेकिन जज ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए 4 मार्च 2024 की तारीख तय कर दी, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप ताल ठोक रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले उन्हें कोर्ट के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी साल में मुकदमे की तारीख तय किए जाने को अपने खिलाफ की गई साजिश बताया। उन पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगा और इसी महीने की शुरुआत में उनके खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए। इस बीच न्यूजीलैंड के बाद अब दक्षिण कोरिया में भी एयरपोर्ट पर यात्रियों का वजन चेक किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कोरियन एयर ने यह फरमान सुनाया और बताया कि सामान के साथ उन्हें ले जाने वाले यात्रियों का भी वजन किया जाएगा, जिसके लिए एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर ही डिजिटल मशीन के जरिए उनका वजन चेक किया जाएगा। इसके पीछे कोरियन एयर के प्लेन की सुरक्षा की दलील दी गई। बताया गया कि यह नियम वहां के चिंपो एयरपोर्ट पर लागू हो चुका है, जबकि 8 सितंबर से इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यह नियम लागू कर दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कोरियन एयर ने यह फरमान सुनाया। बताया गया कि यात्रियों के वजन के मुताबिक ही प्लेन में लोगों को बैठाया जाएगा, ताकि विमान का संतुलन बना रह सके। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से उम्मीदवार अब्बास अंसारी पर एक चुनावी रैली के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है और इस दौरान यह मामला खूब गरमाया था। बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी को भी आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कराया था। हेट स्पीच के इसी मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, लेकिन इस मामले में अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया। हालांकि उमर अंसारी के वकील ने दलील दी कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। इस वक्त मुख्तार अंसारी अपने विधायक बेटे अब्बास अंसारी के साथ जेल में बंद हैं, जबकि उनकी पत्नी अफशा अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी फरार चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बजरंग दल से जुड़ा एक ट्वीट करने पर फंस गए और एक बार फिर विवादों में आ गए। उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कुंडलपुर के मंदिर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर उत्पात मचाने का आरोप लगाया। उनके इस ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया और जब वहां पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और झूठा ट्वीट कर भ्रम फैलाने के आरोप में एक्शन लेने की बात कही। पुलिस कंप्लेंट भी की है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर लीगल एक्शन लेगी। मामला सामने आने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने दिग्विजय सिंह से माफी की भी मांग की। इधर बांग्लादेश से दिल्ली के पास नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के हनी ट्रैप के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। हाल ही में अपने बच्चे के साथ बांग्लादेश से भारत आई सोनिया का दावा है कि नोएडा के रहने वाले सौरभ तिवारी उनके पति हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 साल पहले उनसे शादी की थी, लेकिन आरोप है कि वो शादी के बाद उन्हें छोड़कर भारत आ गए, जिसके बाद सौरभ तिवारी ने सोनिया अख्तर पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक सोनिया अख्तर ने उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया था और उनका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना था, लेकिन सोनिया अख्तर ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए सौरभ तिवारी की पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। ये जो कर रही है ना, इसका बीबी के प्रेशर में कर रही है। सोनिया अख्तर ने यह भी दावा किया कि नोएडा में रहने वाली सौरभ की पहली पत्नी को बांग्लादेश में उनके रिश्ते के बारे में पता था और वो कई बार सौरभ के साथ बांग्लादेश भी गई थी। सोनिया ने पहले ही ये दावा किया था कि सौरभ तिवारी ने 2021 में ढाका में उनसे शादी की थी, लेकिन उसके बाद वो उन्हें छोड़कर भारत आ गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन जल्द समंदर में अपना सबसे ताकतवर जंगी जहाज उतारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दक्षिणी चीन सागर और ताइवान को अपना बताता आया है। वहां अमेरिका की मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा, और अमेरिका जैसे बड़े खतरे से निपटने के लिए चीन अपना सबसे ताकतवर जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में उतारेगा।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये जहाज रेडार को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, इस जहाज पर तैनात मिसाइलें परमाणु हमले में भी सक्षम है। कुछ रोज पहले ताइवान और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया था। दावा किया गया कि इसी बात से चीन भड़क गया और उसने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज को तैनात करने का फैसला कर लिया ताकि वो आने वाले हर खतरे से निपट सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को रूस के लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका के कुछ रीपर ड्रोन उसकी जासूसी कर रहे थे, जिन्हें देखते ही रूस ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को उनके पीछे लगा दिया। रूस के मुताबिक काला सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही अमेरिका का रीपर ड्रोन वहां से लौट गया। यानी रूस ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि काला सागर में अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। काला सागर कई देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वहां दबदबा रूस का है। अमेरिका उस दबदबे को चुनौती देता है, इसीलिए वो काला सागर के ऊपर अपने जहाजों को उड़ाता है, जो रूस को कतई रास नहीं आता। हालांकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय इलाके के ऊपर अपने विमान उड़ाने का दावा करता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बेचने के आरोप में जर्मनी ने अपने ही एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जर्मनी के उस नागरिक ने खतरनाक ड्रोन बनाने में रूस की मदद की और उस आदमी के तार रूस से जुड़े थे। जर्मनी के खुफिया विभाग के मुताबिक आरोपी ने ड्रोन बनाने की खुफिया जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय को दी, जिससे रूस ने खतरनाक ड्रोन बनाए। यही नहीं, उस आरोपी ने दुबई के रास्ते ड्रोन बनाने के उपकरण भी रूस को भेजे, लेकिन जैसे ही जर्मनी के खुफिया विभाग को पता चला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी रूस के खिलाफ खड़ा है। वो न सिर्फ पैसे से ही बल्कि हथियारों से भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में पुतिन की मदद करने के आरोप में किसी का वहां पकड़े जाना जर्मनी के लिए भी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल रूस जर्मनी के खिलाफ कर सकता है। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने यूरोपीय देशों को यह चेतावनी दी कि उनका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का फैसला जंग की आग में घी डालने का काम करेगा। मतलब किम जोंग उन ने यह साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिले तो पुतिन शांत नहीं बैठेंगे। कुछ दिन पहले ही द नेदरलैंड्स, डेनमार्क और नॉर्वे ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने इसे जंग को भड़काने वाला कदम बताते हुए इन देशों की आलोचना की और यूक्रेन को मदद के तौर पर F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने पर कड़ा एतराज जताया। किम जोंग उन ने आशंका जताई कि यूक्रेन को F-16 विमान दिए जाने से जंग शांत होने के बजाय और भीषण हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के कहर से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। इधर राजस्थान कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मच गया। वहां जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ समर्थकों ने सचिन पायलट गुट के एक विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें टिकट न दिए जाने की पैरवी करते हुए जयपुर के कांग्रेस कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। पायलट साहब से कोई स्पेशल दुश्मनी नहीं है, लेकिन चाकसू विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। अशोक गहलोत के समर्थकों ने आरोप लगाया कि चाकसू विधानसभा से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कई बार मुख्यमंत्री और राज्य की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोलंकी को सिर्फ सचिन पायलट का करीबी होने की वजह से टिकट दी गई, लेकिन उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। गहलोत समर्थकों ने चेतावनी दी कि अगर चाकसू से उम्मीदवार न बदला गया तो वहां कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बीच अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद पर लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग का एक नया वीडियो जारी किया। यह वीडियो 23 अगस्त का है, जिस दिन लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। इसरो के मुताबिक इस वीडियो में उन पलों को रिकॉर्ड किया गया जब लैंडर विक्रम चांद पर उतरने वाला था और उसे खुद ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को अंजाम देना था। इसरो ने जो वीडियो जारी किया उसमें लैंडर विक्रम चांद पर उतरने के लिए धीरे धीरे सतह की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उस दौरान वीडियो में चांद की सतह पर कई छोटे और कुछ बड़े गड्ढे भी दिखाई दिए, जबकि कुछ जगह पर खाली और समतल मैदान भी नजर आया। वीडियो में लैंडर विक्रम का एक हिस्सा भी दिखाई दिया, जबकि वीडियो के बाकी हिस्सों में चांद की सतह नजर आई। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, जो मुश्किलों और रहस्यों से भरा है। इस कारनामे को अंजाम देने के बाद भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चंद्रयान 3 से जुड़ी अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके अलावा रोवर ने लोहा, टाइटेनियम और सिलिकॉन समेत कई दूसरे तत्वों का भी पता लगा लिया है। यही नहीं, रोवर ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन होने की भी जानकारी दी। हालांकि रोवर को चांद पर हाइड्रोजन होने की जानकारी नहीं मिली है अभी तक, लेकिन वो लगातार चांद की सतह का अध्ययन करने में जुटा है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? देखिए, साफ तौर पर सबसे पहली बार ये मालूम चल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पे सल्फर की मौजूदगी है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन होने की भी बात सामने आई है। कई और ऐसे जो मेटल्स हैं, जिनकी बात की जाए, एल्यूमिनियम है, सल्फर, कैल्शियम, आयरन,
क्रोमियम, इस तरीके के जो पदार्थ है वो भी वहां पर मिले हैं। लेकिन फिलहाल भी ये माना जा रहा है कि हाइड्रोजन की जो तलाश है वो हो रही है और उसमें जो लिफ्ट एक पेलोड लगा था उसकी ये पहली खोज है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मालूम करे कि किस तरीके के रेयर मिनरल्स या मिनरल्स वहां पर मौजूद है। ऐसे में इसको फर्स्ट स्टेप माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो इस प्रज्ञान रोवर की अगर बात करें एजेंडा है वो हाइड्रोजन को वहां पर ढूंढना है, जिसका काम अभी भी लगातार चल रहा है। जी शुक्रिया प्रियंका आपका। उधर चीन की सरकार ने घटती जन्म दर से परेशान होकर शादी करने पर इनाम देने का ऐलान कर दिया। इस नई योजना के तहत 25 या उससे कम उम्र की लड़की से शादी करने पर नकद इनाम दिया जाएगा। और ये योजना चीन की सरकार वहां की घटती जन्म दर से परेशान होकर लाई, जिसमें शादी करने वाले जोड़े को 137 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 11,500 दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए दुल्हन की उम्र 25 साल या उससे कम होनी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत चीन की सरकार ऐसे जोड़ों को कई दूसरी तरह की सुविधाएं भी देगी, जिसमें बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च में छूट देने की बात की गई। चीन में बच्चों के पैदा होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि वहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी परेशानी से निजात पाने के लिए चीन ने ऐसी योजना निकाली। इधर अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाने के चीन के प्रोपेगेंडा का भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कूटनीतिक स्तर पर भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा विरोध जताया, क्योंकि चीन ने एक नया नक्शा जारी करते हुए इस बार पूरे अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाने की जुर्रत की थी। हालांकि इस तरह की शरारत चीन के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने जवाब देने में देर नहीं की। भारत की तरफ से चीन की इस कोशिश को एक झूठा प्रोपेगेंडा करार दे दिया गया। भारत ने साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है। चीन ने इस नए नक्शे में सिर्फ भारत के अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि ताइवान को भी चीन का हिस्सा दिखाया। चीन ने यह नक्शा भारत में होने वाली G20 की बैठक से सिर्फ एक हफ्ते पहले जारी किया। G20 की बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आने वाले हैं। इस बीच राजस्थान के भरतपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बदमाशों ने बंदूक के दम पर गहनों की एक दुकान में लूटपाट की कोशिश की। आरोप है कि विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार के पैर पर गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना उस दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बदमाश गहनों की दुकान में बैठे एक आदमी के पैर पर गोली मारता नजर आया। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें एक एक कर 4 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसते नजर आए। इसके बाद उन्होंने दुकान में मौजूद 2 लोगों को बंदूक दिखाकर पीछे धकेल दिया और दुकान के मालिक पर बंदूक तान दी। इस दौरान दुकानदार हिम्मत दिखाकर एक बदमाश की बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उस बदमाश ने गुस्से में आकर उसके पैर पर गोली मार दी। इस घटना से घबराकर चारों बदमाश वहां से भागते दिखे। 3 बदमाश तो वहां से फरार हो गए, लेकिन एक को वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर पकड़ लिया। बाद में पुलिस CCTV वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के एक टैक्सी स्टैंड पर कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि उस इलाके में रहने वाली एक महिला को एक आदमी फोन पर परेशान करता था, जिसके बाद महिला ने सबक सिखाने के लिए उस आदमी को मिलने के लिए टैक्सी स्टैंड पर बुलाया। लेकिन उस महिला के शोर मचाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने गलती से एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग उस बुजुर्ग पर लातों और घूंसों की बरसात करते दिखाई दी। इस दौरान उस बुजुर्ग ने लोगों से खुद को बचाने की भी कोशिश की। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस के मुताबिक उस महिला ने गलतफहमी की वजह से उस बुजुर्ग को आरोपी समझ लिया, जिसके बाद भीड़ ने उसे बुरी तरह पीट दिया। समझ नहीं आ रहा है गलतफहमी, फिर भी हम वीडियो की तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पिटाई की इस घटना के साथ महिला की शिकायत भी दर्ज कर ली और उन्हें परेशान करने वाले आदमी को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। इस बीच पाकिस्तान के कराची से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिस वहां शहर की सड़क पर एक शेर घूमता दिखा, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। शेर को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान वो शेर सड़क पर चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ता नजर आया। वहां सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई, जहां था वहीं ठहर गया। वहीं से सामने आया एक वीडियो में वो शेर सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए वहां खड़े एक शख्स पर हमला करता दिखा, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि शोर होने के बाद वो शेर पास के एक कॉलेज की पार्किंग एरिया में घुस गया। कराची पुलिस ने बताया कि इस शेर को एक गाड़ी में रखकर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उस गाड़ी का दरवाजा खुल गया और वो शेर सड़क पर निकलकर टहलने लगा। उधर इजराइल के मीडिया के मुताबिक लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को डरा देने वाली धमकी दे डाली, क्योंकि बीते कुछ महीनों में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और लगातार हिजबुल्लाह के खात्मे की कोशिश कर रही है। इजराइल कई बार अपने पड़ोसी देश लेबनान को चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कह चुका है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल में आतंकी हमले कम नहीं हुए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की नाक में दम कर दिया। इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली, लेकिन अपने लड़ाकों पर तेजी से हो रहे हमलों से हिजबुल्लाह का मुखिया भड़क गया और उसने इजराइल को ही धमकी देते हुए कह दिया कि अगर लेबनान में उसके लड़ाकों को निशाना बनाया गया तो इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
इधर केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जिससे देश के 33 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि 30 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दी जाएंगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर कुल 400 रुपए की छूट मिलेगी। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। देश की करोड़ों बहनों के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए। नरेंद्र मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन बांटे गए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही नरेंद्र मोदी ने देश में धुआं मुक्त रसोई का सपना देखा और उसे साकार करने की दिशा में तेजी से ये कदम बढ़ाए। अचानक दोस्ती करना, अचानक दुश्मनी करना, ये उसका शौक है यारों, सभी से दिल लगी करना। सौबात की एक बात कही राही ने, अंधेरे आंधियां बनकर चिरागों को बुझाते हैं, बड़ा मुश्किल है दुनिया में जरा सी रोशनी करना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की।